हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बड़ी खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से। तेज बहादुर जो सपा की टिकट पर वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे, आखिरी समय में सिंबल दिया गया था उनको झटका लगा था क्योंकि निर्वाचन अधिकारी ने वहां पर उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया था। और ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट गए और पूरे देश की नज़र, जो खास तौर पे मोदी विरोधी लोग हैं, उनकी नज़र थी सुप्रीम कोर्ट पर। आज की तारीख में प्रशांत भूषण उनका केस लड़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने वो केस खारिज कर दिया है। जो याचिका दायर की थी प्रशांत भूषण ने तेज बहादुर की तरफ से, वो याचिका खारिज कर दी है। तो हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विद्याशंकर तिवारी, बताएंगे क्या वजह, मामला क्या है? देखिए, होता क्या है, मामला तो पूरा ये था कि इनका कहना था, तेज बहादुर का कहना था कि जिस तरह से उन्हें टाइम दिया गया और एनओसी मांगा गया बीएसएफ से, जब वो लेकर के पहुंचे तो टाइम खत्म हो गया था, यानी कि उनको दिल्ली आने तक का भी मौका नहीं दिया गया और यहाँ से जवाब ले जाने का, इसको उन्होंने आधार बनाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरिट नहीं है आपकी याचिका में। अब उसी पे आ रहे हैं, तो वो सारी तो टेक्निकल बात है। ये बात सही है कि वहाँ के निर्वाचन अधिकारी ने उनको 3 बजे नोटिस जारी किया। साथ में ये भी सही है कि उन्होंने 2 नामांकन किया था, दोनों नामांकन में अलग अलग तथ्य दिए थे, उनको टाइम कम मिला, ये भी बात सही है। लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट आया तो देखिए, सामान्य तौर पे होता क्या है कि जब एक बार चुनावी प्रोसेस शुरू हो जाता है तो आपने देखा होगा कि विपक्ष न जाने कितनी बार सुप्रीम कोर्ट के पास गया और उसने हर बार चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके चुनाव आयोग से उसका पक्ष पूछा। तो एक बार इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाने के बाद आप मान के चलिए कि आपवादिक परिस्थितियों को छोड़ करके इलेक्शन कमीशन और उसके बिहाफ पे काम कर रहे तंत्र का जो भी डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। अब इसके बाद तकनीकी पहलुओं की जहाँ तक बात है कि हम तक ये तकनीकी पहलू है, उसको आप चैलेंज करिए और मुकदमा लड़ते रहिए। कई ऐसे भी मामले आए हैं कि इलेक्शन पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तकनीकी पहलू जो लोग जिन्हें नहीं पता, जो नहीं जानते, वो तकनीकी पहलू क्या था, क्या मांग रहे थे निर्वाचन आयोग? अब जैसे उसमें जो 2 प्रोविजन दिए हुए हैं कि करप्शन या अभक्ति। इनका कहना ये था कि जो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है वो डिसिप्लिनरी कार्रवाई हुई है और कार्रवाई खत्म हो चुकी है और करप्शन के चार्ज में उन्हें हटाया नहीं गया है, लिहाजा उनके पे अभक्ति का ये जो चार्ज लग रहा है, डिसलॉयल्टी, वो उन पे लागू नहीं होता है। अब स्वाभाविक है कि निर्वाचन आयोग ने जो डिसीजन लिया है उसके पक्ष में उसके यहाँ भी पूरा का पूरा लीगल सेक्शन होता है और उसके पैनल में बड़े बड़े वकील हैं। तो जब भी ऐसा डिस्प्यूटेड मामला आता है तो वो कंसल्ट करते हैं और कंसल्ट करने के बाद नतीजे तक पहुँचते हैं। वैसे इसकी बारीकी में एक बात और बता दूं कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है और उसके नीचे बहुत सारे अधिकारी एसडीएम वगैरह बनाए जाते हैं। तो अब प्रोसेस में धीरे धीरे जब इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ा तो इसमें सुधार क्या किया कि पहले कई जिलों पे एक ऑब्जर्वर होता था, लेकिन अब लगभग ऑलमोस्ट सभी जिलों में इन्होंने ऑब्जर्वर अपना बिठा दिया। वो भी आईएएस अधिकारी ही होते हैं। तो डीएम जो भी डिसीजन लेता है, मान के चलिए कि बिना ऑब्जर्वर के स्वीकृति के या सहमति के वो डिसीजन नहीं होता है। बनारस वाले केस में, तेज बहादुर वाले केस में मुझे जानकारी है कि डीएम का कुछ और मत था और ऑब्जर्वर का कुछ और मत था। अल्टीमेटली ऑब्जर्वर की बात मानी गई थी और उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन हुआ था। तो पूरा प्रोस एंड कॉन्स देख करके डिसीजन होता है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने ये बात रखी होगी कि इस आधार पे हमने डिसीजन लिया है। ये बीएसएफ की रिपोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं। तो अब ये तय हो गया है कि तेज बहादुर के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 19 मई को वहाँ वोटिंग होनी है और मैं आपको बता दूं, अगर सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आगे भी चलता है तो पूरे 5 साल तक तेज बहादुर कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ सकते, जिस आधार पर निर्वाचन आयोग ने उन्हें इस चुनाव में रोका है। तो वही कैंडिडेट हो सकता है, शालिनी यादव ही सपा की कैंडिडेट मानी जाए। तो बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।